अब हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान पाठ 2 जीव जगत का वर्गीकरण सुनेंगे। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है अनु शेखावत जी के द्वारा और समीक्षा की है गायत्री भारद्वाज और ललित कुमार जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। पादपों व जंतुओं के वर्गीकरण, उनकी पहचान तथा पारस्परिक संबंधों व वर्गीकीय समूहों के आधार पर वैज्ञानिक व्यवस्थापन वर्गीकरण कहलाता है। बच्चों, अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। संसार में असंख्य जीवों का बिना वर्गीकरण के अध्ययन करना बहुत कठिन है। वर्गीकरण के बिना किसी भी शोधकर्ता के लिए पादप जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों पर शोध कार्य करना संभव नहीं होगा। बच्चों, प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता के आधार पर किया गया, लेकिन जीव विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि के साथ जीवों का वर्गीकरण उनके आकारिकीय, शारीरिकीय एवं भौगोलिक वितरण आदि लक्षणों के आधार पर किया गया। बच्चों, जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम जीवों को 2 समूह पादप एवं जंतुओं में वर्गीकृत किया। पादपों को उन्होंने आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया। प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया गया। साथ ही प्राणियों में गति के आधार पर उन्हें उड़ने, चलने वाले व तैरने वाले 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। बच्चों, इसी प्रकार कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी, पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया। इस पद्धति में यूकैरियोटी, प्रोकैरियोटी, एक कोशिक एवं बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद करना संभव नहीं था। अतः पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण पद्धति सरल होने के बावजूद अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। बच्चों, इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 1969 में R.H. विटेकर ने वर्गीकरण की पंच जगत पद्धति प्रतिपादित की, जिसमें 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उसकी वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। बच्चों, सर्वप्रथम हम जगत मोनेरा की बात करते हैं। इस जगत के जीव प्रोकैरियोटिक, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित, एक कोशिकीय, स्वपोषी तथा परपोषी एवं प्रजनन संयुग्मन द्वारा होता है। सभी बैक्टीरिया या जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, जीवाणु विश्वव्यापी होते हैं। ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसी विषम तथा प्रतिकूल वास स्थानों में भी पाए जाते हैं। कई जीवाणु अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 समूहों गोलाकार कोकस, छड़ाकार बेसिलस, कोमा आकार के विब्रियम तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम में बांटा गया है। बच्चों, संरचना की दृष्टि से जीवाणु अत्यंत सरल परंतु उनका व्यवहार जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से इनमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जीवाणु अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। यहाँ स्वपोषी से हमारा तात्पर्य उन जीवों से है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु परपोषी भी होते हैं। बच्चों, अब हम आद्य बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन आवासों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने एवं कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन युक्त होती है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने के लिए सहायक है। मिथेनोजन जीवाणु गाय व भैंस की आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन अर्थात बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बच्चों, अब हम यू बैक्टीरिया अर्थात सत्य जीवाणु की बात करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कठोर एवं एक कशाब उपस्थित होने से चल जीवाणु कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनियल अथवा तंतुमय लवण जलीय समुद्री
अथवा स्थलीय होते हैं। नॉस्टॉक एवं एनाबिना जैसे बैक्टीरिया पर्यावरण की नाइट्रोजन का हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिरीकरण करते हैं। इसी प्रकार रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा को एटीपी उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, परपोषी जीवाणु प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में तथा लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक भी होते हैं जो मनुष्य, फसलों एवं पालतू पशुओं में रोग उत्पन्न कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। जैसे मनुष्य में इनके द्वारा हैजा, टाइफाइड, टिटेनस एवं पादपों में साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती है। जीवाणु प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, परंतु कभी-कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाकर अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन भी करते हैं, जिसमें एक जीवाणु से दूसरे में डीएनए का स्थानांतरण होता है। मोनेरा जगत में माइकोप्लाज्मा भी आते हैं। ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों एवं पादपों के लिए रोगजनक होती है। बच्चों, अब हम विटेकर के दूसरे जगत प्रोटिस्टा की बात करते हैं। इसमें सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जिनमें एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ जीवों में कशाभ एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। इनमें जनन अलैंगिक तथा लैंगिक होता है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, औपंक कवक एवं प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। क्राइसोफाइटा समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल या डेस्मिड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो जलधारा के साथ बहते रहते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति संदूक के समान दो कपाटों से मिलकर बनती है, जिसमें एक कपाट दूसरे को आच्छादित करता है। इनकी भित्तियों में सिलिका का निक्षेपण होने से ये आसानी से नष्ट नहीं होती है। मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पाद हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा का दूसरा समूह डाइनोफ्लैजिलेट है। ये जीव मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पोल हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। ये प्रायः द्विकशाभी होते हैं, जिनमें से एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। यह लाल तरंग कहलाता है, जो एक जैव विष होता है, जिसके कारण मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनियालैक्स। बच्चों, प्रोटिस्टा का तीसरा समूह यूग्लिनॉइड है। ये स्वच्छ एवं स्थिर जल में पाए जाने वाले जीव हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त परत पेलिकल होती है, जो इन्हें लचीला बनाती है। ये द्विकशाभी होते हैं, जिसमें से एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी तथा अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें पाया जाने वाला वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होता है। उदाहरण यूग्लिना। बच्चों, प्रोटिस्टा का चौथा समूह अवपंक कवक है, जो मृतपोषी होते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये कई फीट लंबाई के समूह बनाते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इनका परिक्षेपण वायु के साथ होता है। बच्चों, प्रोटिस्टा का पांचवा समूह प्रोटोजोआ है। ये सभी जीव परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये कूटपादों की सहायता से शिकार को पकड़ते हैं।
कुछ समुद्री जीवों में सिलिका का कवच होता है। कुछ जीव जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। कशाबी प्रोटोजोआ के जीव स्वच्छंद या परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाब पाया जाता है। ये रोगजनक भी होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति वाले जीव है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन इनमें उपस्थित गुहा के गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनका उदाहरण मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। अब हम विटेकर के तीसरे जगत कवक या फंजाई की बात करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन, फल एवं सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम इनको बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। ये परपोषी जीव विश्वव्यापी है, जो हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। फंजाई तंतुमयी होते हैं, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिक है, इसका अपवाद है। कवक तंतु लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती है। इनका जाल कवक जाल कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। इनमें से कुछ मृत घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, जो मृत जीवी कहलाते हैं। जो फंजाई सजीव जीवों या पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, जो सहजीवी कहलाते हैं। फंजाई में जनन कायिक विखंडन या मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन निषिक्तांड, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु विशेष प्रकार की संरचनाओं से बनते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में 3 सोपान होते हैं। जब 2 चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, तो यह प्लाज्मोगेमी कहलाता है। जब 2 केंद्रकों का संलयन होता है, तो इसे कैरियोगेमी कहते हैं। फलस्वरूप युग्मनज बनता है। और जब युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अगुणित बीजाणु बनते हैं। बच्चों, कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि के आधार पर कवक जगत को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। पहला संवर्ग फाइकोमाइसिटीज है। ये जलीय आवास, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों या पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका सामान्य उदाहरण म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो आदि है। दूसरा संवर्ग एस्कोमाइसिटीज है। ये मृत जीवी अपघटक अथवा पशु विष्ठा पर उगने वाली कवक है। इसके सामान्य उदाहरण एस्परजिलस तथा न्यूरोस्पोरा है। तीसरा संवर्ग बेसिडियोमाइसिटीज है। यह मिट्टी में, वृक्ष के ठूंठों तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। इसके सामान्य उदाहरण एगेरिकस तथा पक्सीनिया है। चौथा संवर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ये अपूर्ण कवक भी कहलाते हैं। ये मृत जीवी अथवा परजीवी तथा अधिकांश अपघटक होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण अल्टरनेरिया, टाइकोडर्मा है। बच्चों, अब हम विटेकर के चौथे जगत प्लांटी या पादप जगत की बात करते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा कुछ पादप कीट पक्षी परजीवी होते हैं। ब्लैडर वर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीट पक्षी पौधों के और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 स्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणुद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। बच्चों, अब हम विटेकर के 5वें जगत जंतु जगत या एनिमेलिया की बात करते हैं। ये सभी जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक है। कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण, वृद्धि, गति होती है। लैंगिक जनन निषेचन द्वारा होता है। मुख्य रूप से इन्हें 2 उपजगतों कॉर्डेटा व नॉन कॉर्डेटा में बांटा गया है।
विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीव जैसे विषाणु या वायरस, वायरॉइड तथा प्रोसंक का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इनके बारे में भी संक्षिप्त परिचय हम यहाँ प्राप्त करते हैं। विषाणु। बच्चों, आज हम कोरोना नामक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जो एक विषाणु से होने वाली भयंकर संक्रामक बीमारी है। इसी प्रकार जुकाम, फ्लू आदि भी वायरस से होते हैं। वास्तव में वायरस की संरचना एक सजीव कोशिका की तरह नहीं है। यह एक अकोशिक जीव है, जिसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। इनका आकार जीवाणु से भी छोटा होता है। ये कोशिका से बाहर अक्रिय तथा कोशिका में जाते ही सक्रिय हो जाते हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। इनमें प्रोटीन के अलावा आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। प्राय पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए तथा जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए या डीएनए होता है। जीवाणु भोजी प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। वायरस में मनुष्य में मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स आदि रोग हो जाते हैं। पौधों में इससे मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना, शिरा स्पष्टता, बौनापन तथा अवरुद्ध वृद्धि लक्षण प्रकट होते हैं। वायरॉइड। यह एक नया संक्रामक कारक है जो विषाणु से भी छोटा है। सन 1971 में T.O. डाइनर ने इसे खोजा। इनमें विषाणु की तरह प्रोटीन आवरण व आरएनए का अभाव होता है। प्रोसंक या प्रियॉन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इनका आकार वायरस के समान था। इन्हें प्रोसंक या प्रियॉन कहा गया। प्रोसंक द्वारा उल्लेखनीय बीमारी मवेशियों में मैडकाउ रोग होता है। मनुष्य में इससे C.R. जैकब रोग होता है। लाइकेन। ये शैवाल तथा कवकों का सहजीवन होता है। इनके शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक घटक को कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। तो बच्चों, इस वार्ता के द्वारा हमने जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। आशा है आप इसके द्वारा अपने अध्ययन को सुचारू एवं सुगम बनाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। इस पाठ में हमने प्राणियों के वर्गीकरण को समझा। बच्चों, आपने पाठ में बहुत कुछ समझा। अब आप वर्गीकरण का चार्ट बनाना और इस पाठ को खुद पढ़कर समझने की कोशिश जरूर करना।